हाय एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे IIT जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर वेक्टर एनालिसिस। ये क्वेश्चंस IIT जैम के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को बाकी लोग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, अदर एग्जाम में वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड के हैं। सो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मोरलेस वही टॉपिक्स हैं जो गेट में या CSIR नेट में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए भी ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 x स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर। द यूनिट नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिया है √2/3, 0, 1 इज। तो हमें देखिए सरफेस गिवन है, तो सरफेस अगर हमको गिवन है तो आपको आइडिया होगा कि अगर हमें सरफेस गिवन होता है तो उसका यूनिट नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं। तो कोई भी सरफेस होगा, सरफेस की कोई इक्वेशन होगी फाई, राइट, उसका यूनिट नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फाई, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें फाई पता होना चाहिए, फाई तो गिवन है नहीं, राइट। तो यहाँ से हम फाई पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 x स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर। ओके, सो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस, दैट इज लेट्स से फाई x, y, z, मैंने इसको बोल रहा हूं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ओके, once we have done this we need to find out this unit normal. So unit normal will be simply gradient of phi upon magnitude of gradient of phi. तो उसके लिए पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना होगा, तो इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो किसी भी फाई का ग्रेडियंट क्या होता है, आप सभी को पता है, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। अभी काफ़ी बार हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। सो यहाँ पे अगर डेल फाई ओवर डेल एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 6x आई कैप, डेल फाई ओवर डेल वाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y जे कैप, और डेल फाई ओवर डेल जेड करेंगे तो माइनस का 4z के कैप। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, एट अंडर रूट 2/3, 0, 1। सो लेट से ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 2/3 स्क्वायर रूट 0, 1, और इसको मैं लेट से बोल देता हूँ a वेक्टर, राइट। एट दिस पॉइंट इट इज a वेक्टर, तो इसको हम क्या हो जाएगा, ये 6 अंडर रूट 2/√3, करेक्ट, एंड y तो 0 है, माइनस 4 के कैप, z की वैल्यू 1 है। ओके, इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो इसको 3 × 2 लिख सकते हैं। सो 3 × 2 अंडर रूट 2/√3, और ये आ जाएगा माइनस 4 के कैप। तो इससे हम ये √3 इससे कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2√6 माइनस 4 के कैप। ओके, दिस इज अवर a वेक्टर। a वेक्टर क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट दिस पॉइंट। तो n कैप हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली a वेक्टर जो कि ग्रेडियंट ऑफ फाई एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट। ये हमें कैलकुलेट करना है, जस्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2√6 माइनस 4 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, ये आई कैप आएगा, राइट, यहाँ पे ये आई कैप है, सो ये आई कैप। ओके, नाउ यहाँ पे ये आई कैप हो गया, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 16। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ से 2√6 आई कैप माइनस 4 के कैप डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना बन जाएगा हमारे पास, 24 प्लस 16 इज 40, राइट, और 40 को हम लिख सकते हैं 2√10। ओके, सो अब इस 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा √6/√10 आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस 2/√10 के कैप। इसको अगर फिर से अंडर रूट के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा
3/5 आई कैप माइनस 2/√10 के कैप। चेक कर लीजिए, √3/5 आई कैप माइनस 2/√10 के कैप। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, IIT JEM 2010 में पूछा गया है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर एंड वेक्टर इज गिवन हियर दिस along the semi circular path as shown in figure below। तो इस सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू हमें ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, तो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A टू B, राइट, F डॉट DL किसके अलोंग मूव करना है? इसके अलोंग। अब देखिए, इसके अलोंग अगर मुझे मूव करना है तो इस कर्व का इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए, राइट, तो तभी मैं DL फाइंड आउट कर पाऊंगा, यानी कि इस कर्व की छोटा सा पोर्शन तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट है। तो लेट्स, ये x है और ये y एक्सिस है। सो ये DL मैं कैसे फाइंड आउट करूं? तो इसके लिए मुझे कर्व पता होना चाहिए। कर्व कैसे पता करेंगे? देखिए, ये सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल है लेकिन जिसकी रेडियस कितनी है? देखिए, इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है, यानी कि रेडियस कितनी है? 1 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये आ जाएगा x² + y² इज इक्वल टू r², दैट इज 1। करेक्ट है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहां से हमें x और y के बीच में रिलेशन लाना है, क्योंकि DL क्या होगा हमारे पास? DL जो हमारे पास होगा अभी इस केस में dxi कैप प्लस dyj कैप होगा। करेक्ट है। तो या फिर हमें x को y की टर्म में लिखना है या y को x की टर्म में लिखना है। अच्छा, f की वैल्यू क्या गिवन है? f की वैल्यू ये गिवन है x अपॉन दिस प्लस y अपॉन दिस। तो मैं लिख लेता हूं, f की वैल्यू गिवन है हमें, f इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट, यह आ जाएगा x² + y²। x कैप है, x कैप को आप i कैप लिख सकते हो, और यह हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट x² + y², और y कैप है उसको आप j कैप लिख सकते हो सिंपली। तो f डॉट DL निकालिए यहाँ से। f डॉट DL क्या आ जाएगा हमारे पास? x, देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका i कैप का कोफिशिएंट ये है, इसका i कैप का कोफिशिएंट ये है, तो आ जाएगा अंडर रूट x² + y², और ये आ जाएगा dx प्लस y अपॉन अंडर रूट x² + y², और ये हो जाएगा हमारा dy। करेक्ट है। इसका j का कोफिशिएंट का, इसका j कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, अब हमारे पास f डॉट DL आ गया, राइट, लेकिन जो लेंथ है हमें इस कर्व के अलोंग चाहिए, तो इस कर्व के अलोंग dx और dy में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। तो x² + y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x dx की वैल्यू किसके बराबर है? -y dy के बराबर है। अगर x dx की वैल्यू -y dy के बराबर है, उसको यहां पे रख देंगे, तो आप ध्यान से देखिए क्या बन गया। x dx को तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा x dx अपॉन अंडर रूट x² + y² प्लस, राइट, ये y dy जो है इसको -x dx लिख सकते हैं यहां से, तो लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा -x dx ओवर अंडर रूट x² + y²। तो देखिए, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये किसकी वैल्यू थी? f डॉट DL की वैल्यू थी, यानी कि f डॉट DL की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। f डॉट DL की वैल्यू अगर 0 आ गई तो a टू b f डॉट DL कितना आएगा? a टू b f डॉट DL कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि f डॉट DL की वैल्यू उस रास्ते पे, किस रास्ते पे? इस वाले पाथ से 0 आ रही है। जब इस वाले पाथ से अगर वो f डॉट DL की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका इंटीग्रेशन भी 0 आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई होप ये चीज हेल्पफुल रही होगी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड r इज अ पोजीशन वेक्टर देन दिस ग्रेडियंट ऑफ f डॉट r। सो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि आप देखिए हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ a डॉट r इज इक्वल टू a, वेयर a इज कांस्टेंट वेक्टर। आप लोगों ने कर लिया, राइट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? f डॉट r कितना आना चाहिए? b आना चाहिए डायरेक्ट। ये तो हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस से, राइट, जब हम ग्रेडियंट पढ़ रहे थे। एनीवे, हाँ, अगर कोई करना चाहता है तो वो इस तरीके से कर सकता है। तो f बोला कांस्टेंट वेक्टर है, तो f कांस्टेंट वेक्टर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं f1 i कैप
F2 j कैप प्लस F3 k कैप, राइट है। और R तो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, राइट। तो आप क्या कर लोगे, आप यहां से f डॉट r कैलकुलेट कर लोगे। f डॉट r क्या आ जाएगा, सिंपली f1 इंटू एक्स प्लस f2 इंटू वाई प्लस f3 इंटू z, ये आपका f डॉट r आ जाएगा। अब आपके पास f डॉट r आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट r। ग्रेडियंट ऑफ f डॉट r मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज f1 i कैप, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज f2 j कैप, और इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज f3 k कैप। और यही वैल्यू क्या आ गई, f। तो सिंपली हमने प्रूव कर दिया कि कोई वेक्टर अगर कांस्टेंट है और r पोजीशन वेक्टर है, देन दिस वैल्यू इज f। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, राइट। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, यहाँ पे भी आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JAM 2014 एंड इसमें है a वेक्टर आपको गिवन है j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और c वेक्टर आपको गिवन है j कैप माइनस k कैप। और पूछा हुआ है कि a क्रॉस b क्रॉस c, ये क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। सो इन सेम डायरेक्शन ऑफ c, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू c, इन द सेम डायरेक्शन एज b एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू b, राइट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में, बेसिकली हमको ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हमें पता है a क्रॉस b क्रॉस c का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैट्रिक्स बनाइए, b और c को ऊपर लिखिए, और जो a का है पहले इसके साथ a डॉट b हो गया, और a का फिर c के साथ दैट इज a डॉट c हो गया। इसको सॉल्व करना है जस्ट हमें, राइट। सो b क्या है हमारे पास, देखिए b ये है हमारे पास, तो लिख दीजिए b, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ओके। c क्या है हमारे पास, j कैप माइनस k कैप, ओके। अब बताइए मेरे को a डॉट b क्या आएगा, जब a डॉट b करेंगे तो j दैट इज 3 और k क्या आएगा, दैट इज माइनस 5, करेक्ट है, ओके। और यहाँ अगर हम करेंगे a डॉट c का, तो a डॉट c करेंगे तो j 1 हो जाएगा और k माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1, तो इससे तो ये कट गया, ये 0 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो ये इंटू ये, करेक्ट है। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये तो 0 हो गया, माइनस इसको जब मैं करूंगा तो देखिए यहाँ पे -2 आएगा, तो -2 हो गया, और ये आ जाएगा j कैप माइनस k कैप, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा j कैप माइनस k कैप। अब मेरे को एक बात बताइए, j कैप माइनस k कैप क्या है, c वेक्टर है, तो आपने उसको लिख दिया, तो ये क्या है 2c। 2c का क्या मतलब है, अगर c इस डायरेक्शन में 2c उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ c, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू c, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ b, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू b। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब हमने a क्रॉस b क्रॉस c कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, c के डायरेक्शन में आ रहा है, तो c ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कितना आसान क्वेश्चंस है अगर आपको बेसिक्स बहुत क्लियर हैं, बट ये बात आप समझ लीजिए कि इन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 घंटे के लेक्चर्स आपको देखने पड़े थे, राइट, और उनको समझना पड़ा था। तो ये इतनी आसानी से बिल्डअप नहीं होता है, ये जितना आसान आज लगेगा ये इसीलिए है बिकॉज आप वो 14-15 लेक्चर जो भी हैं, यानी कि एटलीस्ट 10 आवर्स 15 आवर्स आप स्पेंड कर चुके हो उस टॉपिक के साथ, तब आप इतने कंफर्टेबल हुए हैं सब्जेक्ट के साथ, राइट। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ एन आर्बिट्री यूनिट स्फीयर इज टू बी 0। उसने क्या कहा कि इसका सरफेस इंटीग्रल दैट इज a डॉट ds ओवर ए आर्बिट्री यूनिट क्लोज सरफेस इंटीग्रल बोला, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज 0। उसने कहा ये 0 है। देखिए हमने वर्ड बाय वर्ड लिखा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर
क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस बना दिया, आर्बिट्री यूनिट स्फीयर इज जीरो, राइट। स्फीयर कैसा है, यूनिट स्फीयर है, राइट। उसने कहा ये वैल्यू जीरो है, करेक्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप सभी को पता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। तो क्लोज सरफेस ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, करेक्ट है, ये हम लिख सकते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर मतलब हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको क्या गिवन है, इसकी वैल्यू जीरो गिवन है, इसका मतलब ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज ऑल्सो जीरो। और ये कब जीरो होगा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज जीरो। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, हमको बताया गया ये था, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो ये कंडीशन है, करेक्ट है। तो किसी का क्लोज सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स जीरो है, इसको फ्लक्स कहा जाता है, राइट। इसको हम सरफेस इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो उस केस में उसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले ए देख लीजिए यहां, तो ए क्या है हमारे पास, ए हमको गिवन है 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप, 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप माइनस 3 गामा जेड के कैप, माइनस 3 गामा जेड के कैप। तो कंडीशन तो हमें ये लगानी है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ये कब पॉसिबल होगा, इसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बताइए। इसका डाइवर्जेंस जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि 3 गामा, करेक्ट है। ये आ जाएगा 3 गामा, ओके। ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। हम अगर 6 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 3 यहां पे आ जाएगा, प्लस बीटा बाई 6 यहां पे आ जाएगा, माइनस गामा बाई 2 यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। हमने इस तरीके से डिवाइड किया ताकि ये ऊपर कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा के 1 हो जाए, राइट। तो हमने 6 से डिवाइड किया, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 2, अल्फा बाई 3, दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या था, लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करना था। और जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद तो आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ओके। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज फ्रॉम IIT JEM 2014, क्लोज लाइन इंटीग्रल A डॉट DL ऑफ ए वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड आपको ये गिवन है, ध्यान रखिएगा, वेयर R स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टेकन अराउंड द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। तो इसकी साइड 1 है बोला, राइट। सेंटर्ड एट दिस पॉइंट विद x नॉट इज ग्रेटर देन हाफ। वो इसलिए गिवन है x नॉट ग्रेटर देन हाफ, सेंटर इस पॉइंट पे है x नॉट कॉमा y नॉट पे, लेकिन उसने कहा x नॉट बोला हाफ से बड़ा है, x नॉट का मॉड जो है वो हाफ से बड़ा है। वो इसलिए है ताकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इफ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज L, बोला इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर L है, देन हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, L डिपेंड्स ऑन x नॉट y नॉट पे डिपेंड करेगा, x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x नॉट y नॉट, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ x नॉट y नॉट एंड इट्स वैल्यू इज -1। फिर हमें बताना है कि इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम वेक्टर लिख लेते हैं। तो वेक्टर क्या गिवन है हमको, वेक्टर गिवन है 1/r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर माइनस वाई कैप प्लस एक्स जे कैप, ओके। हमें निकालना है क्लोज्ड A डॉट DL, हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए A डॉट DL क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आपको एक चीज याद होगी, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम कन्वर्ट करती है क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। कैसे होता है, ओपन सरफेस, और अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओपन सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, राइट है। ये हमने कौन सी थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, राइट। अभी तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टोक्स थ्योरम। अब देखिए हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्ल ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे।
तो कर्ल ऑफ ए हम इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस वैल्यू को, राइट। हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, तो ए वेक्टर हमें क्या गिवन है, माइनस वाई आई कैप अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बोली है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम वही रख देंगे। ये आ जाएगा प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा जे कैप। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए कैसे होगा, ये होगा आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे आई के कोफिशिएंट को लिखेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और जे का कोफिशिएंट दैट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट लिखेंगे तो के का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए अब ओपन करते हैं, आई कैप के रिस्पेक्ट में जब ओपन करेंगे तो ये हो गया हमारा 0, और जब जेड का हम इधर डेरिवेटिव करेंगे दैट इज ऑल्सो 0, राइट, क्योंकि ये जेड पे डिपेंडेंट है ही नहीं। प्लस जे कैप, जब जे कैप की बारी आएगी तो डेल जेड ओवर डेल ये करेंगे तो वो भी 0 आएगा, राइट है। माइनस डेल ओवर डेल एक्स करेंगे, माइनस डेल ओवर डेल एक्स, और ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप। के कैप की बारी जब आएगी तो डेल ओवर डेल एक्स ये करेंगे, तो डेल ओवर डेल एक्स ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस, राइट, और ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई, सो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू होगा तो ये खत्म। चलिए अब आई कैप वाला तो है नहीं, जे कैप वाला है, तो जे कैप वाला करते हैं। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस साइन तो बाहर लिख लिया हमने, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे दैट इज 1 माइनस ये x, और इसका करेंगे तो दैट इज 2x, करेक्ट है। ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप प्लस के कैप। जब हम करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से जब डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x के रेस्पेक्ट में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज 2x, तो ये हो गया। माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया हमारे पास, तो प्लस, और यहाँ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्चुअली इट्स का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। और डेरिवेटिव किसका होगा, y का, दैट इज 1, क्योंकि माइनस साइन हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं यहाँ पे, तो ये प्लस हो चुका है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस y, और ये आ जाएगा 2y, ओके। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू माइनस जे कैप। देखिए ध्यान से समझिए, ये आ गया हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। हाँ, प्लस के कैप। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि यहाँ बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यानी कि यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये के कैप वाला भी हट गया। तो अब हमारे पास केवल क्या बचा, माइनस जे कैप, और ये बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया, कर्ल ऑफ ए,
करेक्ट है। अब आगे आ जाइए, हमें क्या निकालना था, कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस। अब डीएस, इसका डीएस किस तरफ होगा, राइट। इसका अगर हम सरफेस एलिमेंट लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखना पड़ेगा, जिधर एरोज हैं उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। तो देखिए अगर एक्स वाई इधर को है तो जेड बाहर की तरफ निकल रहा होगा, राइट। तो अगर मैं इस तरफ कर्ल करूं यानी कि क्लॉकवाइज कर्ल करूं तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। यानी कि डीएस को मैं यहां पे लिख सकता हूं, डीएस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डीएस माइनस के कैप। करेक्ट है। डीएस को मैं क्या लिख सकता हूं, वो अंदर की तरफ जाएगा डीएस, सरफेस एलिमेंट, क्योंकि सरफेस एलिमेंट हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, या फिर वो बाहर हो सकता है फिर अंदर। तो यहां पे वो कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड, गोइंग इनसाइड द पेपर, राइट, प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहां से हम देख सकते हैं, यानी कि डीएस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहां से डीएस माइनस के कैप। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल को हमने लिखा था कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस की फॉर्म में हम निकालेंगे। अब जब हम इस फॉर्म में निकालेंगे तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, राइट है। ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, के कैप, ये कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। करेक्ट है। तो अगर ये 0 आ गया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, तो ए डॉट डीएल हमारे पास क्या आ गया, 0। क्योंकि आप देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो 0 आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एल क्या था, एल बोला ये वैल्यू थी, ए डॉट डीएल को वो एल बोल रहा था, तो एल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप ये आपके लिए इजी रहा होगा ये क्वेश्चन। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है, डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है कैसे करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर अ वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड दिया है, लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ दिस एंड ऑन प्लेन z इज इक्वल टू 2, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। सो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर हमें कैलकुलेट करना है। सो उसने क्या कहा, ये हमारे पास है, देखिए f डॉट डी एल हमें फाइंड आउट करना है, और उसने क्या कहा कि बोला काउंटर क्लॉकवाइज है, लाइक इस तरीके से मूव कर रहा हो, राइट, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और कौन से प्लेन में है, तो ये एक्स वाई हो गया, तो जेड प्लेन ऊपर नीचे ऐसे जा रहे होंगे, तो ये कौन से प्लेन है, जेड इज इक्वल टू 2 प्लेन में। करेक्ट है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इक्वेशन क्या दी है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी है अभी, 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एफ डॉट डीएल हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ डॉट डीएल के लिए हमने अभी देखा था, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस हम लिख सकते हैं। करेक्ट है। आप ध्यान से देखिए, अब ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो डीएस की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, राइट, यानी कि प्लस जेड कैप में होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ, और ये आ जाएगा हमारे पास डीएस के कैप। करेक्ट है। कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जिस तरफ हम रोटेट कर रहे हैं कर्व को, उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। थंब की डायरेक्शन क्या शो करेगा, डीएस की डायरेक्शन शो करेगा। तो बाहर आती हुई जो एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस, राइट है। तो हमें कर्ल ऑफ एफ निकालना है, तो एफ की वैल्यू हम देख लेते हैं। एफ है वाई आई कैप प्लस एक्स जेड क्यूब जे कैप माइनस जेड वाई के कैप, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कर्ल ऑफ एफ कितना आ जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, सिंपली आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, ओके, और ये आ जाएगा वाई, ये आ जाएगा एक्स जेड क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस जेड वाई। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल, तो ये आ जाएगा माइनस जेड, ओके, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3z स्क्वायर एक्स, करेक्ट, प्लस जे कैप का करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई ओवर डेल जेड 0 हो जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अगर इसका करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस के कैप कितना हो जाएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा जेड क्यूब, माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे दैट इज 1। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप,
यहाँ जाएगा हमारे पास 3z² x - z, और ये आ जाएगा प्लस z³ - 1 k कैप। दिस इज कर्ल ऑफ f, करेक्ट है। बट z इज इक्वल टू कितने में कैलकुलेट करना है हमें, z इज इक्वल टू 2 दिया है प्लेन, तो कर्ल ऑफ f उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर्ल ऑफ f हमारा हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 पे i कैप, ये 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12x - 2 प्लस, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 7 k कैप आ जाएगा। ओके, 7 k कैप, क्योंकि 8 आएगा, 2 की पावर 3 8 - 1 7 k कैप। अब हमें क्या करना है, z इज इक्वल टू 2 प्लेन गिवन था, अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है, देयरफॉर कर्ल ऑफ f डॉट ds हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए। कर्ल ऑफ f की वैल्यू तो हमें ये गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x - 2 i कैप प्लस 7 k कैप, और ds की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ds को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल के लिए सरफेस एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, r dr d थीटा या d फाई, और किस डायरेक्शन में है, k डायरेक्शन में है। अब देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू, राइट, ये कैलकुलेट करनी थी, हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कर्ल ऑफ f हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, और ds की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ds की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ds और k कैप, राइट। सो ds और k कैप, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे ds की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, r dr d फाई, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल के लिए जो एरिया एलिमेंट होगा वो क्या होगा, r dr d फाई, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास r dr d फाई, और ये आ जाएगा हमारे पास k कैप। ओके, तो इस वैल्यू को हम इन दोनों को यूज करेंगे, देयरफॉर जो क्लोज लाइन इंटीग्रल f डॉट dl की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ओपन सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ f डॉट ds, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए k के साथ i कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और k का k के साथ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, और इसको हम लिख सकते हैं r dr d फाई, तो 7 बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा r dr और ये आ जाएगा d फाई। अब देखिए पूरा कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, पूरा कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो फाई है, फाई को 0 से 2 पाई तक मूव कराना होगा, तो ये 0 से 2 पाई हो गया, राइट, क्योंकि इसको कंप्लीट मूव करना होगा, और r की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, 0 से 2 तक। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी थी, स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लिया था कि रेडियस इस सर्कल की 2 है, तो ये जाएगा 0 से 2 तक, तो ये आ जाएगा हमारा 7, इंटीग्रेशन आ जाएगा r²/2 0 to 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। ओके, नाउ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा r², तो यहाँ से आ जाएगा 2² दैट इज 4/2, राइट, दैट इज 2, एंड यहाँ से 2 आ गया और यहाँ 2 पाई है, दैट इज 4 पाई, दैट इज 28 पाई। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रायंगुलर कंटूर आपको दिया है, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दिया, एंड हमें फाइंड आउट करना है f डॉट dl अलोंग दिस कंटूर, राइट, एंड वेक्टर फील्ड हमें क्या गिवन है, वेक्टर फील्ड हमको गिवन है f इज इक्वल टू y। देखिए ex i कैप मतलब i कैप, ex कैप मतलब i कैप, और ey कैप मतलब j कैप, तो सिंपली ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ex कैप मतलब i कैप, ey कैप मतलब j कैप, ऐसी ez कैप मतलब k कैप, तो ये जस्ट नोटेशंस हैं और कुछ नहीं है, राइट। हमें ये दे दिया और हमें क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है f डॉट dl निकालो, तो स्टोक्स थ्योरम लगा देंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, दैट शुड बी कर्ल ऑफ f ऑफ ds, राइट। ds क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ds क्या होना चाहिए, ट्राइंगल है तो, और काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आना चाहिए, तो ds k कैप। ओके, अब यहाँ पे हमें कर्ल ऑफ f निकालना है, तो देखिए f हमें पता है तो कर्ल ऑफ f आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, i कैप j कैप k कैप डेल ओवर डेल x
डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और आई कैप हो गया वाई, जे कैप हो गया माइनस एक्स, और के कैप हो गया 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई कैप डेल ओवर डेल वाई ये 0 आएगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि x है। जे कैप क्या आएगा देखिए, डेल ओवर डेल जेड ऑफ y दैट इज 0 माइनस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 0 दैट इज 0 प्लस के कैप। अब के कैप के लिए करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स दैट इज 0 और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स दैट इज माइनस 1 एंड डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस इज दैट इज 1। सो माइनस फॉर्मूले से होता है तो माइनस, तो आ जाएगा माइनस 2 के कैप। सो कर्ल ऑफ एफ हमारे पास आ गया है, राइट। तो इस वैल्यू को यहां रख देंगे और इस वैल्यू को भी यहां रख देंगे। क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, और देखिए कर्ल ऑफ एफ है हमारे पास माइनस 2 के कैप डॉट डी एस की वैल्यू क्या है, डी एस के कैप, राइट। अब देखिए यहां आ जाएगा माइनस 2 के कैप डॉट के कैप दैट इज सिंपली, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एस। अब देखिए ये सरफेस एलिमेंट है किसका, इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये जस्ट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, माइनस 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, करेक्ट है। तो बेस इंटू हाइट आ जाएगा। अब बेस क्या है इसका, देखिए बेस तो आपको पता है इसका बेस कितना है 2 है। अब आपको ये हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है ये एग्जैक्टली 1 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, राइट। तो इसका मीडियन एग्जैक्टली थर्ड साइड को हाफ में डिवाइड करेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए 1 पता है हमें, तो हम 10 π/4 अगर लगाएंगे तो 10 π/4 ये डिस्टेंस जो d है डिवाइडेड बाई 1, तो d हमारे पास कितना आ गया 1, 10 π/4 भी 1 होता है आपको पता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हाइट कितनी आ गई 1, बेस कितना है हमारे पास ट्राइंगल का 2, तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2, बेस है हमारा 2, हाइट है 1, 2 से 2 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया माइनस 2। सो एफ डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 2। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास नहीं होते, राइट। तो इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर बताना होता है, तो इसलिए एक्यूरेसी मायने रखती है। तो आप एक्यूरेटली इस चीज को करें तभी आप अच्छा कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hemispherical shell is placed on xy plane centered at origin for vector field ये। अब देखिए ex कैप का मतलब i कैप, ey कैप का मतलब j कैप, राइट। अब उसने कहा कि ये वेक्टर फील्ड है। ये वेक्टर फील्ड देखिए हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल में भी किया था, किसी एग्जांपल में द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओपन सरफेस इंटीग्रल डी ए सरफेस एलिमेंट है, हमें सरफेस इंटीग्रल करना है ओवर अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो देखिए हेमिस्फेरिकल जो कर्व सरफेस होता है दैट इज ओपन सरफेस, हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्लोज सरफेसेस क्या होते हैं, ओपन सरफेस। अगर अनटिल एंड अनलेस वो नीचे से बंद नहीं है तब तक वो ओपन सरफेस है, राइट। तो हमें इस ओपन सरफेस के थ्रू क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल ऑफ दिस, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, हमें पता है स्टोक्स थ्योरम से ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, क्योंकि इसको हम स्टोक्स थ्योरम से ये लिख सकते हैं तो वापस हम वो भी लिख सकते हैं। अब ये डीएल किसके अक्रॉस होगा, तो डीएल होगा ये वाली जो हेमिस्फेरिकल होगा, ये वाला रीजन जो होगा, राइट, जो बाउंड्री उस सरफेस को क्या कर रही है, बाउंड कर रही है, राइट। तो वो हमारा डीएल का सेगमेंट होगा। तो ये हमारे पास डीएल होगा यहाँ पे, राइट। हमने इस डीएल के थ्रू इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। अगर सेंटर्ड एट ओरिजिन है, ध्यान से देखिए, तो अगर यहाँ पे ये सेंटर्ड है, इसका सेंटर यहाँ पे है 0,0 पे, राइट। सो अब हम डीएल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें इस कर्व की इक्वेशन चाहिए, जो ये कर्व बाउंड्री कर्व है। तो लेट से इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r। सो वो जो बाउंड्री होगी हेमिस्फीयर के नीचे जो बाउंड्री होगी, राइट, जो उस सरफेस को बाउंड कर रही होगी, वो क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी है r, और सेंटर्ड कहाँ है, ओरिजिन पे। यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारे पास, और लाइन एनक्लोजिंग हेमिस्फेरिकल सरफेस,
सिलेंड्रिकल सरफेस। वो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, वो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है अगर ये सर्कल है तो यहां से आपको पता है x को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि अगर आप करोगे फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हमारे पास आ सकता है, राइट है। चलिए तो dl क्या हो जाएगा हमारे पास, dl वेक्टर ये आ जाएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप आ जाएगा, राइट है। ये तो होना ही है 2D में, यही होता है dx आई कैप प्लस dy जे कैप। और e वेक्टर आपको गिवन है, e वेक्टर आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है। देखिए ध्यान से इस चीज को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस वाई और दैट इज ई एक्स कैप दैट इज आई कैप प्लस ये आ जाएगा एक्स जे कैप डिवाइडेड बाय और यहां पे ये क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर, राइट। तो हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए ई डॉट डी एल क्या आ जाएगा हमारे पास यहां से, तो 1 बाई आर स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, आ जाएगा माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इसको लिखिए 1 बाई आर स्क्वायर, यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, नाउ एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, तो यहां से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, तो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कॉस थीटा डी थीटा, राइट। उन सब वैल्यूज को यहां रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या है सबसे पहले, आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई आर साइन थीटा। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस आर साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट है, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और डी वाई की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा डी थीटा, आर कॉस थीटा डी थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 1 बाई आर स्क्वायर, देखिए आर इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, राइट। डी थीटा दोनों के पास है, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, ई डॉट डी एल की वैल्यू क्या बची है हमारे पास, डी थीटा। अब हमें क्या निकालना था, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, राइट, इन अ सर्कल, ध्यान रखिएगा, राइट, क्योंकि हेमिस्फीयर के सरफेस को कौन बाउंड कर रहा है, एक सर्कल बाउंड कर रहा है जिसकी रेडियस हमने आर एज्यूम किया था, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ई डॉट डी एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा डी थीटा, और क्लोज में ये डी थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 2 पाई, कंप्लीट सर्कल बंद होगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सिंपली 2 पाई। ओके, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, हमें पता है सरफेस इज कितना पाई, तो आंसर है 2, क्योंकि पाई उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए। ठीक है, आ गई सबको समझ में बात। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CSI या नेट के एग्जामिनेशन वाले हैं या गेट के एग्जाम। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज आने वाली। देखिए उसने क्या बोला है कि इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर दिस, राइट, फॉर ए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओवर अ वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम में निकालना है। देखिए हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए S यूज करते थे, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया है, रो दे दिया है, बस यही डिफरेंस है। तो लोग S को रो भी लिखते हैं, तो जो हम सिलिंड्रिकल में S लिखते आ रहे हैं उसको हम रो भी लिख सकते हैं, तो वही उसने दिया है। तो हम S phi z पढ़ते थे, यहाँ पे रो phi z दिया है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट A dv,
ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ना तो डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी निकालना है, कुछ नहीं, उसने कहा ये वेक्टर है, इसी को कैलकुलेट कर दो, इसी का इंटीग्रेशन कर दो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। रीजन क्या है देखिए ध्यान से, आ जाएगा 40 अपॉन रो कॉस फाई रो कैप, ध्यान से देखिए, राइट। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डीवी की वैल्यू आप सभी को पता है, रो डी फाई डी जेड। ओके, ये आप सभी को पता है, ये क्योंकि हम डीवी की वैल्यू क्या लिखते थे, एस डी एस डी फाई डी जेड, लेकिन यहाँ पे एस की जगह क्या लिखना है, रो लिखना है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ही हो जाएगा सिलिंड्रिकल के केस में। अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो ये रो कैप है ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, राइट। तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिख सकते, बाहर नहीं लिख सकते मतलब हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, यूनिट वेक्टर्स इंक्लूडेड हो, चाहे वो आर कैप हो, थीटा कैप हो, फाई कैप हो, या रो कैप हो, यानी कि एस कैप हो, या फाई कैप हो सिलिंड्रिकल के केस में, राइट। इन दैट केस क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी हर एक पॉइंट पे, तो इसलिए वो चेंज होते रहते हैं। तो हमने वहां पे आपको बताया था, तो इनको कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले लेक्चर जाके पहले देखने होंगे, राइट। अगर आप भूल गए हैं तो आपको दोबारा देखने होंगे, अगर आप नए हैं या आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाके देखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए इसको डायरेक्टली हम पॉइंट से बाहर नहीं लिख सकते। तो हम, अगर आपको याद हो तो रो कैप की वैल्यू क्या होती थी, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो जब भी ऐसा हो कि रो कैप मतलब जो ये सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर्स कहीं पे इंटीग्रेशन के अंदर आ रहे हों तो उन्हें डायरेक्टली बाहर नहीं लिखेंगे। उसके लिए पहले क्या करेंगे हम, उसके लिए पहले हमें जो वो यूनिट वेक्टर्स हैं, चाहे वो सिलिंड्रिकल के हों या स्पेरिकल के हों, पहले उन्हें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन के फॉर्मूले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले लेक्चर में आपको बताए थे। तो अगर आपको याद हो तो वहां पे एस कैप लिख रहे थे, अभी यहाँ पे रो कैप लिखेंगे। रो कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए रो से तो रो कैंसिल हो गया, तो 40 तो कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर लिख ले, तो ये कॉस फाई आ गया हमारे पास, राइट। रो कैप की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, करेक्ट है। और ये आ जाएगा डी रो डी फाई और डी जेड। देखिए वॉल्यूम है तो ट्रिपल इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए cos फाई इंटू कॉस फाई दैट इज cos स्क्वायर फाई, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर फाई और ये आ जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos फाई साइन फाई और ये आ जाएगा हमारे पास जे कैप, करेक्ट है। और ये डी फाई के रेस्पेक्ट में, और ये डी रो तो है ही और हमारा डी जेड भी है, राइट। उसने क्या कहा है, रो कहां तक जाएगा बोला, रेडियस जा रही है आर नॉट और लेंथ है बोला एल, यानी कि जेड की लिमिट तो जाएंगी 0 से एल और रो की लिमिट जाएंगी 0 से आर नॉट, करेक्ट है। अब बस हमें ये कैलकुलेट करना है, हाँ। और इसकी लिमिट तो 0 से 2 पाई जाएगा, आपको पता है सिलिंड्रिकल के केस में पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। तो 40, देखिए ये आर नॉट आ गया, ये एल आ गया, तो ये आर नॉट एल हमने लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई और ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप, राइट। और यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस, देखिए कॉस फाई साइन फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 साइन 2 फाई डी फाई 0 से 2 पाई, ओके। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, और ये हमारे पास हो गया जे कैप, ओके। देखिए ये कैसे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो ऊपर साइन 2 फाई का फॉर्मूला बन गया, वही हमने लिख दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, पाई आती है, तो ये आ गया 40 आर नॉट एल पाई और आई कैप आ गया प्लस, देखिए 40 आर नॉट एल बाई 2, राइट। और ये हमारे पास आ जाएगा जे कैप और ये साइन 2 फाई डी फाई, राइट। हमें साइन 2 फाई का और डी फाई का 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन करना है,
राइट। तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 2 फाई आएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और 0 से क्या आएगा 2 पाई आएगा, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पाई की भी वही वैल्यू आएगी, 0 की भी वही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पूरा एंटायरली फंक्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 R0 L पाई आई कैप। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है आपका, 40 पाई R0 L आई कैप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस इसमें आपको क्या समझना था कि आपको रो नॉट को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। हमें ये फंक्शन गिवन है, दिस फंक्शन, और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, राइट। और किस रीजन में, कौन सा है ये, देखिए आर थीटा फाई है, यानी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आ जाएगा, सिंपली एफ आर थीटा फाई, और ये आ जाएगा डी टाउ, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, और डी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी स्फेरिकल के केस में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए आर टू द पावर 4 हो गया डी आर, हाँ ये आ गया हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास डी फाई, राइट है। साइन थीटा और कॉस थीटा भी आएगा यहाँ पे, ये कॉस थीटा छूट गया था, तो ये भी आएगा। लिमिट्स गिवन है, तो आर की वैल्यू 0 से 2, राइट, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3, करेक्ट है, और फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 2 पाई, तो ये तो सीधे 2 पाई आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई। ओके, यहाँ आर टू द पावर 4 आ गया, यानी कि आर टू द पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा, करेक्ट है, 0 से 2, ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी साइन 2 थीटा बन जाएगी ये क्वांटिटी, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 3 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, अब देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई, ये 2 टू द पावर 5 कितना आएगा 32/5, करेक्ट है, माइनस 0, और यहां पे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा कॉस 2 थीटा माइनस का डिवाइडेड बाई 2, राइट, और 0 से कितना पाई बाई 3, राइट। इस 2 से ये कट गया 16 टाइम, तो आ जाएगा 16 पाई बाई 5। बताइए ये अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो आ जाएगा 16 पाई बाई 5 इंटू कॉस 0 1, तो 1 माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, करेक्ट है, 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 16 पाई बाई 5, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60, दैट इज 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 16 पाई बाई 3 इंटू 5 इंटू 3/2, राइट। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 पाई बाई 10, करेक्ट है, तो ये आ जाएगा 4.8 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 4.8 इंटू 3.14, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चेक कर लेंगे कितना आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 15.07, तो ये आपका 2 डेसिमल प्लेस तक उसने आंसर पूछा था, तो 15.07 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।